नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। दिल्ली के रामलीला मैदान में योग गुरु बाबा रामदेव के योग शिविर में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी शरीक हुए। आज एक साथ देश भर में कई जगहों पर बाबा रामदेव ने योग शिविर का आयोजन किया है, जिसमें 1 करोड़ लोगों के हिस्सा लेने का दावा किया गया है। भर में कई जगहों पर बाबा रामदेव ने योग शिविर का आयोजन किया है, जिसमें 1 करोड़ लोगों के हिस्सा लेने का दावा किया गया है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला करने की साजिश रच रहे 4 आतंकियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड वकास को अजमेर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी को जितनी सुरक्षा की जरूरत है वो दी गई है। 21 मार्च को बीजेपी नेताओं ने शिंदे से मिलकर मोदी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। बीजेपी के लोगों को कोई ऐसी थ्रेट नहीं है। हम पूरा इंतजाम किए हुए हैं। बिहार इंसिडेंट्स के बाद मोदी जी को मैंने खुद उसका अपग्रेड किया है। इंसिडेंट से मोदी को कोई डर नहीं है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत बताई है। आईबी ने गृह मंत्रालय से कहा है कि मोदी की रैलियों में 4 स्तर की सुरक्षा दी जानी चाहिए। ये भी कहा गया कि मोदी को रोड शो से बचना चाहिए। सूत्रों से खबर है कि मास्टरमाइंड वकास और उनके 3 साथियों के निशाने पर लोकसभा चुनाव थे। ये आतंकी दिल्ली में बड़े धमाके करने वाले थे। जयपुर में 8 जगहों पर हमले के फिराक में आतंकवादी थे। Any important event, including elections, could be targeted. अजमेर से पकड़ा गया मास्टरमाइंड वकास इंडियन मुजाहिदीन का खूंखार आतंकी है। 2 आतंकियों को जयपुर से और 1 आतंकी को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। आतंकी वकास के 2 साथियों वकार और महरूफ को जयपुर के प्रतापनगर के इसी घर से पकड़ा गया। ये दोनों सेक्टर 35 के मकान नंबर 118 में रह रहे थे। चौथे आतंकी शाकिब को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। वकास को पुलिस ने शनिवार के दिन ही अजमेर से गिरफ्तार कर लिया था। वकास ने पूछताछ में उसके साथ धमाकों की साजिश रच रहे 3 और आतंकियों का खुलासा किया, जिसके बाद वकास की निशानदेही पर वकार, महरूफ और शाकिब को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने वकास समेत 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि कई आतंकी हमलों में वकास की काफी वक्त से तलाश थी। ये बड़ा सक्सेस है हमारा कि ये वकास बहुत टेररिस्ट केसेस में हमें चाहिए था, तो वो मिल गया है। हर हर मोदी के चुनावी नारे पर द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कड़ा ऐतराज जताया है। स्वरूपानंद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलकर शिकायत की है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने कहा है कि इस तरह से व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। ऐसा करना धर्म के खिलाफ है। मोदी के साथ जो जोड़ा जा रहा है, तो आप मोदी को ईश्वर मान रहे हैं। ये जो प्रवृत्ति है ये धर्म विरुद्ध है और ये हम लोगों को, सनातन धर्मियों को अखरती है। खबर है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के ऐतराज को सही बताया है। खबर है कि मोहन भागवत ने शंकराचार्य को इस संबंध में बीजेपी नेताओं से बातचीत करने का भरोसा दिया है। उधर आगरा में मन कामेश्वर मंदिर के महंत योगेश पुरी ने भी हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे का विरोध किया। महंत ने मोदी के इस नारे को हिंदू मान्यताओं के मुताबिक गलत बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नारे को धर्म से जोड़ने पर किसी की भावना आहत हो सकती है। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोदी के नारे को लेकर प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी के नारे के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं ने थर थर मोदी, डर डर मोदी के पोस्टर्स के साथ नारेबाजी की। हर हर मोदी नारे को लेकर मचे घमासान पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कुछ उत्साही समर्थक हर हर मोदी नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनके उत्साह का सम्मान करता हूं, लेकिन उनसे इस बात की गुजारिश करता हूं कि भविष्य में इस स्लोगन का इस्तेमाल न करें। हर हर मोदी नारे पर गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का दिया गया नारा है, इसमें शिव के अपमान जैसी कोई बात नहीं है। हर हर मोदी ये कार्यकर्ताओं ने
कार्यकर्ताओं ने एक बनाई हुई स्लोगन है और उसका मतलब है ईच वन एवरी वन ऑफ अस इज मोदी। उसमें महादेव की कुछ यही नहीं है। वहीं हर हर मोदी नारे पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के विरोध पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने उन्हें कांग्रेसी बता दिया। उन्होंने कहा कि ये नारा पेटेंट नहीं है। प्रारंभ से कांग्रेस समर्थक रहे हैं तो है तो शंकराचार्य, लेकिन वो कांग्रेस की राजनीति को प्रभावित करते रहे। तो वैसे कुछ लोगों ने कहा होगा ये कोई किसी ने इसका पेटेंट तो नहीं कराया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ऐसा बार बार कहा जाता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ काम नहीं कर सकते। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया है। बीजेपी के बागी नेता जसवंत सिंह ने साफ कर दिया है कि वो कल राजस्थान के बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल करेंगे। पार्टी ने जसवंत को बाड़मेर से टिकट नहीं दिया, जिसके बाद से उन्होंने बागी तेवर अपना लिए हैं। नहीं सर, आप बिकॉज अब आप कल पर्चा दाखिल कर रहे हैं। या मैं कल करूंगा, ये कल निर्णय हो जाएगा अपने आप। तो सर ये अनाउंसमेंट कल ही होगी? या कल ही। जसवंत सिंह पार्टी आला कमान से काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी नेताओं ने उन्हें फर्नीचर समझ रखा है जो यहां से वहां उन्हें एडजस्ट करने की बात कहते हैं। मैं कोई फर्निशिंग टेबल कुर्सी वो तो हूं नहीं कि मुझे एडजस्ट करके यहाँ नहीं लगा, जगह नहीं है तो इधर लगा दो। नाराज जसवंत सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी में कुछ नेता अहंकारी हो गए हैं जो समझते हैं कि उनकी आवाज पर देश टिका है। मुझे ऐसा कोई अहंकार नहीं कि पूरा देश जानना चाहता है। ये आप भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनको शायद अहंकार ऐसा हो सकता है कि उनकी आवाज पर देश टिका हुआ है। जसवंत सिंह की नाराजगी पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कई बार पार्टी हित को ध्यान में रखकर फैसले लेने होते हैं, भले ही इससे व्यक्तिगत तौर पर किसी को तकलीफ हो। पार्टी में बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं जो निर्णय की व्यक्तियों की दृष्टि से हो सकता है कि वो सूट ना करता हो, लेकिन पार्टी का और पार्टी का हित और देश का हित सर्वोपरि होता है। इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी में टिकट को लेकर मचे घमासान पर अरुण जेटली ने चुप्पी तोड़ी है। जेटली ने कहा है कि नेता को टिकट ना भी मिले तो भी उसे हंसते हुए पार्टी का फैसला स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह से बयानबाजी करने से बेहद शांत रहकर गरिमा बनाए रखना बेहतर है। बाड़मेर से जसवंत सिंह को टिकट न मिलने से बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज दुखी हैं। उन्होंने ये खुलासा भी किया कि बाड़मेर के बारे में चुनाव समिति की बैठक में फैसला नहीं हुआ था, क्योंकि ये वो टिकट है जो चुनाव समिति में तय नहीं हुई थी, बाद में तय हुई है। कारण कोई ना कोई रहा होगा, लेकिन मुझे स्वयं को व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय से दुख पहुंचा है। सुषमा स्वराज के खुलासे से ये सवाल उठा है कि आखिर जसवंत सिंह को टिकट नहीं देने का फैसला किसने किया, क्योंकि चुनाव समिति में ऐसी बात नहीं हुई थी। सुषमा ने ये भी कहा कि ये फैसला असाधारण है। देखिए, जहां तक जसवंत सिंह जी का सवाल है, ये निर्णय पार्टी ने किया है, साधारण निर्णय नहीं है। असाधारण निर्णय अकारण तो नहीं लिए जाते, कोई ना कोई कारण रहा होगा। अहमदाबाद पूर्व से टिकट कटने के बाद बीजेपी नेता हरेन पाठक नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अब समर्पित लोगों का सम्मान नहीं रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात कर 2-3 दिन में अगला फैसला लेने की बात कही। गुरु शुक्र को आपको सही बात बता दूंगा कि कार्यकर्ताओं ने मुझे क्या आदेश दिया है। दरअसल लालकृष्ण आडवाणी के करीबी और अहमदाबाद पूर्व से सांसद हरेन पाठक का बीजेपी ने टिकट काट दिया है और उनकी जगह अभिनेता परेश रावल को यहां से प्रत्याशी बना दिया गया है। अहमदाबाद ईस्ट से बीजेपी सांसद हरेन पाठक के समर्थकों ने फिल्म अभिनेता परेश रावल का पुतला फूंका। दरअसल यहां से मौजूदा बीजेपी सांसद हरेन पाठक का टिकट काटकर पार्टी ने परेश रावल को मैदान में उतारा है। बीजेपी के एक और बुजुर्ग नेता लालमुनि चौबे भी टिकट कटने पर नाराज हो गए हैं। बिहार के बक्सर से 4 बार सांसद रह चुके लालमुनि को टिकट नहीं मिला तो वो भड़क उठे और खबर है कि वो बक्सर से निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। लालमुनि चौबे के निर्दलीय चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट मिलते ही बक्सर से बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी चौबे परेशान हो गए और भागे भागे उनके घर पहुंचे। अश्विनी चौबे ने लालमुनि चौबे से चुनाव न लड़ने की खूब गुजारिश की।
लालमुनी चौबे से हुई मुलाकात की तस्वीरें सामने आने पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे मीडिया पर ही भड़क उठे। वो भड़कते हुए कैमरे के सामने आकर खड़े हो गए और मुलाकात को पारिवारिक मसला बताने लगे। सॉरी ये नहीं, ये गंदा बात है। क्या आप लोग तमाशा करते हैं? क्या गंदी बात? चलिए, क्या तमाशा करते हैं आप लोग? क्या तमाशा करते हैं? क्या मतलब आप लोग पारिवारिक चीजों को आप लोग सड़क पर लाना चाहते हैं क्या? नहीं, गंदी बात। श्रीराम सेना के संस्थापक और विवादित नेता प्रमोद मुतालिक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कर्नाटक के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल हुए। खबर है कि उन्हें बेलगाम नॉर्थ सीट से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। गोवा के सीएम मनोहर पार्रिकर मुतालिक के बीजेपी में शामिल होने पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुतालिक को बीजेपी में नहीं लिया जाना चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। हरियाणा के रेवाड़ी में अरविंद केजरीवाल का जोरदार विरोध हुआ। लोगों ने काले झंडे दिखाकर उनके रोड शो का विरोध किया। रोड शो कर रहे केजरीवाल को सामने से काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। एक तरफ जहां रेवाड़ी में केजरीवाल का काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ शनिवार को फरीदाबाद में भी केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए। लोगों ने उनके रवैये और कामकाज को लेकर विरोध किया। रेवाड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगे झंडे का अपमान किया। यहां शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के नीचे तिरंगा जमीन पर पड़ा रहा। भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने में मशगूल कार्यकर्ताओं ने जमीन पर पड़े तिरंगे की कोई परवाह नहीं की। बाद में मीडिया की दखल के बाद तिरंगे को उठाया गया। आम आदमी पार्टी से नाराज लोगों के संगठन आम आदमी सेना ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। टिकट बंटवारे पर सैकड़ों लोगों ने केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाए। इनका आरोप है कि केजरीवाल ने जनता पर पैसे लेकर उम्मीदवार थोप दिए हैं। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में अरविंद केजरीवाल, शाजिया इल्मी, आशुतोष और सागर के आप उम्मीदवार अतुल मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज होगा। सागर की कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। इन सबके खिलाफ एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में तिरंगा लेकर चलने का मामला है। दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। सिब्बल यहां से मौजूदा सांसद हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन और आम आदमी पार्टी के आशुतोष से है। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी ने इलाके में धुआंधार जनसंपर्क अभियान चलाया। उनका यहां मुकाबला आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामकृपाल यादव से है। एनसीपी सुप्रीमो और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने विवादास्पद बयान दिया है। मुंबई के पास नवी मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने समर्थकों से कहा कि पहली बार वोट डालने के बाद उंगली पर लगी स्याही मिटाकर दोबारा वोट डालें। पवार ने कहा कि मुंबई और सतारा में अलग अलग दिन वोट पड़ेंगे। समर्थकों से उन्होंने कहा कि सतारा में वोट देकर स्याही मिटा लें और फिर मुंबई आकर भी वोट डालें। पवार ने कहा कि पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार गलती को सुधारो। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सर्कस की हंटर वाली करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जो अमरिंदर सिंह अरुण जेटली के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो सोनिया के हंटर चलाने पर राजी हो गए। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पदयात्रा कर चुनावी शंखनाद कर दिया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक दिनेश अग्रवाल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य भी शामिल रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र 26 मार्च को जारी होगा। पहले ये मैनिफेस्टो 21 मार्च को ही रिलीज होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। अब 26 मार्च को पता चलेगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आखिर है क्या। कांग्रेस ने यूपी में चुनाव प्रचार के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी है। लिस्ट में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 40 नाम हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में दोनों तरफ से किसी सेलिब्रिटी का नाम शामिल नहीं है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी दिल्ली में 26 मार्च को चुनावी रैली करेंगे। ये रैली शास्त्री पार्क में होगी। दिल्ली में 7 सीटों के लिए 10 अप्रैल को चुनाव होना है और मोदी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 360 डिग्री अभियान छेड़ने का फैसला लिया है। दिल्ली के 7 लोकसभा सीट के लिए एक साथ एक दिन एक ही समय पर 300 जगहों पर बीजेपी कार्यक्रम कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोलेगी। दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी एक साथ एक घंटे का प्रोग्राम करने वाली है। यहां जनता दरबार लगाकर कठपुतली शो और नुक्कड़ नाटक के जरिए विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा जाएगा। साथ ही आप पार्टी के खिलाफ सीडी भी चलाई जाएगी।
नरेंद्र मोदी के बचपन पर जल्द ही आपको कॉमिक्स पढ़ने को मिलेगी। 48 पेज की ये कॉमिक्स राणा रे प्रकाशन पब्लिश करेगी, जिसे ब्लू स्नेल एनिमेशन ने डिजाइन किया है। अपने बयान पर उठे सियासी बवंडर पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने यू टर्न ले लिया है। बादल ने कहा कि अरुण जेटली को डिप्टी पीएम बनने की बात तो उन्होंने यूं ही कह दी थी, इस पर फैसला तो एनडीए ही लेगा। महाराष्ट्र के बाहर भी शिवसेना ने उम्मीदवार उतारने की बात कही तो परेशान बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे को फोन मिला दिया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने राजनाथ को ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया कि वो यूपी बिहार में उम्मीदवार नहीं देंगे। इंडिया न्यूज के शो चुनावी नाइट विद दीपक चौरसिया में बाबा रामदेव ने केजरीवाल पर निशाना साधा। रामदेव ने कहा कि केजरीवाल की कांग्रेस से इंडिया न्यूज के शो चुनावी नाइट विद दीपक चौरसिया में बाबा रामदेव ने केजरीवाल पर निशाना साधा। रामदेव ने कहा कि केजरीवाल की कांग्रेस से मिली भगत है, इसलिए वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी नाइट्स विद दीपक चौरसिया में बाबा रामदेव ने एक और बड़ा खुलासा किया है। रामदेव ने कहा कि उन्हें भारत रत्न देने का लालच भी दिया गया था। पूर्व क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ गुजरात के सासणगिर जंगल पहुंचे। घूमने के शौकीन सचिन ने जंगल में भरपूर आनंद उठाया। सचिन के आने की खबर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सचिन तेंदुलकर ने साफ किया है कि वो फिलहाल कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करेंगे। कई दिनों से तेंदुलकर की चुनाव प्रचार की खबरें आ रही थी। अमिताभ बच्चन ने फिल्मी सितारों के राजनीति में आने का विरोध किया है। अमिताभ ने कहा कि जिन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया है उनसे उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन मैं उन्हें कभी राजनीति में आने की सलाह नहीं दूंगा। कल्याण छात्रावास और स्थानीय लोगों के बीच चल रही विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पहले छात्रों ने लोगों पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। छात्रों की गुंडाई से नाराज महिलाओं ने हॉस्टल में आग लगा दी। वहीं पुलिस हंगामा रोकने में नाकाम रही तो मीडिया वालों की ही पिटाई पर उतर आई। फिर महिलाओं ने पुलिस को झाड़ू लेकर दौड़ाया। इंदौर के मल्हारगंज इलाके में अस्पताल परिसर के गैराज में एक कार और बाइक जलकर खाक हो गई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक साड़ी के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग से करीब 15 लाख के नुकसान का अनुमान है। पंजाब के तरनतारन में बदमाशों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। यूपी के शाहजहांपुर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मुंबई के शिवरी इलाके में दरगाह के पास एक शख्स की कुछ अज्ञात लोगों ने बीती रात धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। मुरादाबाद में 40 साल की एक महिला की लाश कई टुकड़ों में मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में दोस्ती करने से इनकार करने पर एक सथीरे ने लड़की पर हमला कर दिया। राजस्थान के टोंक में रेप पीड़ित एक लड़की ने फिनाइल पीकर खुदकुशी की कोशिश की। राजस्थान के झालावाड़ में पिता और बेटी का रिश्ता शर्मसार हुआ। पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो कई साल से अपनी बेटी का रेप कर रहा था। गोरखपुर में पुलिस ने एक ऐसे अय्याश डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो कई लड़कियों और नर्सों का रेप कर चुका है। इस डॉक्टर के साथ पकड़ी गई लड़की को थाने में लाया गया। आगे बढ़ेंगे। मुंबई से सटे ठाणे में गुजरात से लाई गई एक महिला को जबरन कोठे में बेचने की कोशिश का मामला सामने आया है। पंजाब के गुरदासपुर में सरहद पर तैनात बीएसएफ के एक जवान ने खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवक ने शादी का सेहरा सजने से पहले ही मौत को गले लगा लिया। मुंबई से सटे भिवंडी में जिस्म फरोशी से मना करने पर एक युवती पर धारदार हथियार से हमला किया गया। मथुरा में टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक पूरन प्रकाश के समर्थकों ने जमकर हंगामा मचाया। यूपी के बलिया में हजारों गांव वालों के हमले से एक डीएसपी समेत 10 कांस्टेबल घायल हो गए। दिल्ली में एक शख्स ने खुद को मिजोरम का डीआईजी बताकर एक लड़की से शादी के नाम पर 25 लाख रुपए ठग लिए। राजस्थान के अजमेर में एक गारमेंट शोरूम में चोरों ने 10 लाख के माल पर हाथ साफ कर लिया।
झारखंड के खूंटी जिले के मरांगडीह गांव में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने शराब से भरे 10 ट्रकों को जब्त किया है। आगरा में पानी की समस्या से नाराज लोगों ने आगरा कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। एमपी के नरसिंहपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। लोगों ने 50 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग शामिल हुए। T20 वर्ल्ड कप में आज वर्ल्ड चैंपियन भारत का मुकाबला पिछली बार की T20 वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज के साथ होगा। सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को 4 मैच खेलने हैं। पहले मैच में पाकिस्तान को भारत हरा चुका है और आज अगर भारत वेस्टइंडीज को हरा देता है तो लगातार 2 जीतें समझ जाएगी। पाकिस्तान को हराने से भारत का हौसला बुलंद है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ उसके आंकड़े बेहतर नहीं। कल T20 वर्ल्ड कप में हुए एक रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को 5 रन से मात दे दी। कल हुए T20 के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर इंग्लैंड को 9 रन से हरा दिया। लापता विमान के मामले में मलेशिया ने लापता विमान को खोजने के लिए अमेरिका से अब समुद्र के नीचे तलाश करने वाले सोनार गियर मशीन की मांग की है। पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई को कंपनी ने $1 करोड़ यानी करीब 113 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज दिया है। भारतीय मूल की इंदिरा नूई 58 साल की है। महानायक अमिताभ बच्चन ने रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के पहले एपिसोड के लिए अपनी आवाज दी है। साजिद खान की आने वाली फिल्म हम शक्ल का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। दिल्ली में शनिवार की रात भारत और अमेरिकी संगीत की जुगलबंदी एक मंच पर एक साथ दिखी। जैकी भगनानी की आने वाली फिल्म यंगिस्तान का नया गाना रिलीज हुआ है।